गुड नून स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम अलका रस्तोगी। इससे पहले मैंने आपको नव भारती का प्रथम पाठ पढ़ाया था। अब मैं आपको व्याकरण का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें भाषा के बारे में जानना चाहिए कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले तो मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह भाषा के बारे में जानता भी नहीं था। वह केवल इशारों में अपने विचार प्रकट करता था। फिर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तुओं और कामों के लिए प्रयोग में लाई जाने लगीं। उसके बाद उसने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले हमारे जो बोलने का साधन था वो भाषा नहीं थी, बल्कि हम इशारों में बात करते थे, कुछ आवाज़ें निकालते थे। कोई निश्चित भाषा हमारे पास नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं चिन्हों से, इन्हीं आवाज़ों से भाषा का विकास हुआ। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी आवाज़ में बातें करते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। वे भावों को आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं होते। केवल जैसे कुत्ता भौंककर अपनी बात को कह देता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, इसी तरह वो आपस में बात करती हैं, लेकिन उनके पास भावों को आदान प्रदान करने का जैसा साधन हमारे पास है कि हम भाषा बोलकर या लिखकर या सुनकर बातें आपस में बातचीत कर लेते हैं, उनके पास ऐसा भाषा का कोई माध्यम नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अर्थात हम अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं, आपके विचार हम तक आते हैं, तो इसी को आदान प्रदान कहते हैं। और इस प्रकार जो हम भावों के और विचारों को एक दूसरे से लेते और देते हैं, इसी को हम भाषा का नाम देते हैं। जैसे दो सहेलियां आपस में बात करती हैं कि अरे, तुमने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, नए जूते भी पहन रखे हैं, नया रिबन भी लगा रखा है, आज सब कुछ नया नया लग रहा है और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। तो दूसरी सहेली कहती है कि हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, शाम को मेरे घर पर पार्टी है और तुम उसमें ज़रूर आना। तो यहाँ पर बच्चे बोलकर और सुनकर अपनी बातें एक दूसरे को समझा रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। घर पर जाती है सहेली तो अपनी सहेली के लिए एक कार्ड बनाती है और उसमें कविता की कुछ लाइनें लिखती है, जिसको पढ़कर वह दूसरी सहेली बहुत खुश होती है और उसको धन्यवाद कहती है। तो यहाँ पर वह लिखकर अपने भावों को प्रकट करती है, तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक रूप बोलना और सुनना, ये भाषा के मौखिक रूप हैं। जैसे हम फ़ोन पर आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, गाने सुनते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसके बाद लिखित रूप आता है, जो हम लिखकर या पढ़कर काम करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखकर समझा देती हूँ। आप लोग इस तरह समझिए कि भाषा के रूप। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2
लिखित भाषा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम मुख से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप होता है, और जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के कुछ कौशल भी होते हैं, जैसे लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना। इनको कहते हैं भाषा के कौशल। कौन कौन से हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ये भाषा के चार कौशल हैं। इनका प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में होता है, मौखिक रूप में भी और लिखित रूप में भी। अब आता है आगे बोली। बोली क्या है? अब हम बोली के बारे में जानते हैं कि भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है, यानी कि जैसे हम हसनपुर में रहते हैं तो हम हसनपुर में रहकर जिस बोली का प्रयोग करते हैं वह हमारी क्षेत्रीय बोली है। जो जहाँ रहता है वह वहाँ की बोली का प्रयोग करता है, वह उसकी क्षेत्रीय बोली होती है, उस क्षेत्र की बोली होती है, तो उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो बोली बोली जाती है उसे बुंदेलखंडी कहते हैं। इसी प्रकार भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी आदि बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। बच्चों, बोली और भाषा में अंतर भी होता है। बोली केवल विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली जहाँ हम रहते हैं, जो हम बोलते हैं, वहाँ की बोली सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती, जबकि भाषा में साहित्य लिखित रूप में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। भाषा का क्षेत्र। पहले हमारे देश में 18 यानी कि 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, लेकिन अब 4 बोलियां, जिसमें बोडो जो असम में बोली जाती है, डोगरी जो कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली तथा कोंकणी को भी अब भाषा के रूप में मान लिया गया है, और इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये मान्यता प्राप्त भाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 तेलुगु, नंबर 5 ओडिया, नंबर 6 असमी, नंबर 7 तमिल, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 नेपाली, नंबर 10 पंजाबी, नंबर 11 कोंकणी, नंबर 12 सिंधी, नंबर 13 मणिपुरी, नंबर 14 बंगाली, नंबर 15 मलयालम, नंबर 16 कश्मीरी, नंबर 17 कन्नड़, नंबर 18 बोडो, नंबर 19 डोगरी, नंबर 20 गुजराती, नंबर 21 मैथिली तथा नंबर 22 संथाली। इन सबको भाषा की मान्यता
प्राप्त है। इस प्रकार ये 22 भाषाएं हैं जो हमारी हिंदी में, हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व में, संसार में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी विशेष भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, स्पेन में स्पेनिश, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी और अरब देशों में अरबी भाषा बोली जाती है, जो वहाँ की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हम आते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि, बच्चों अब हम लिपि के बारे में बताते हैं। लिपि किसे कहते हैं? जो हम बोलते हैं तब हमारे मुख से कोई ना कोई शब्द निकलता है। उन ध्वनियों को जो हमारे मुख से निकल रही हैं, लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं, अर्थात यह भाषा के लिखने का एक ढंग होता है। जैसे यदि हमको हिंदी में विद्यालय लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हिंदी में अगर हमें लिखना है विद्यालय तो हम लिखेंगे विद्यालय। और अगर इसी को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? आपको भी पता होगा बच्चों, अंग्रेजी में हम विद्यालय को क्या कहते हैं? स्कूल। तो ये अपना अपना लिखने का तरीका होता है, निश्चित चिन्ह होते हैं जिनको लिपि कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के ढंग, भाषा के बोलने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अलग अलग अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, बंगाली की लिपि का नाम है बांग्ला, जर्मन की रोमन और फ्रेंच भाषा की लिपि का नाम रोमन है। इस तरह हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। भारत में 14 सितंबर यानी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इसीलिए अब भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और अब हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। अब आगे चलते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, हम समझेंगे। व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए पहले हमें उसके शब्दों को जानना होगा, उसकी वाक्य रचना को समझना होगा। तो इन सब का ज्ञान हमें कौन कराएगा? जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण ही कराएगा। जैसे अगर हम कुछ अस्पष्ट शब्द बोलें तो वह हमें समझ में नहीं आते। हमने कहा बच्चे को खिलाओ छीलकर केला, तो यह कुछ अटपटा सा लग रहा है, अस्पष्ट लग रहा है। आशीर्वाद दादाजी ने दिया, तो यह सेंटेंस हमें ठीक नहीं लग रहा है, सुनने में न लिखने में। तो इसको जब हम शुद्ध करके लिखेंगे, इसकी अशुद्धियों को दूर कर देंगे और हम इसे दोबारा लिखेंगे,
बच्चे को केला छीलकर खिलाओ। दादाजी ने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर वाक्य का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने और लिखने में होने वाली अशुद्धियों को ठीक किया जाता है और इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब हम कुछ बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सभ्यता के साथ भाषा की उत्पत्ति हुई। पॉइंट नंबर 2, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, भाषा के मौखिक और लिखित 2 रूप होते हैं। पॉइंट नंबर 4, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। पॉइंट नंबर 6, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। पॉइंट नंबर 7, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। पॉइंट नंबर 8, भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है। तो यहाँ पर इस पाठ का अंत होता है। अब हम थोड़ा सा आपको मौखिक और करा देते हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा की उत्पत्ति हुई। हम लिखेंगे मौखिक। उत्तर नंबर 1, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? सभ्यता के साथ भाषा की उत्पत्ति हुई। आप दुकान पर चॉकलेट, टॉफ़ी आदि चीज़ें खरीदने जाते हैं, तब आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करके चीज़ें मांगते हैं? साधारण सी बात है, जब आप बोलते हैं तो बोलना भाषा का मौखिक रूप होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी मौखिक। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक। इसके बाद आपके सही और गलत का निशान लगाने के लिए आते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक में लगाइएगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तब तक आप पेंसिल रबड़ लेकर बैठिएगा और ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसमें आपको गलत और सही का निशान लगाना है। मैं लिखकर बता देती हूँ, आप अपनी बुक में पेंसिल से निशान लगा लीजिए। क, लिखना भाषा का मौखिक रूप है, तो ये बात गलत ही लगती है। जब लिखते हैं तो लिखित रूप होता है, ना कि मौखिक, इसलिए हम पहला करेंगे गलत। लिपि भाषा को लिखने की एक विधि है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि लिपि के द्वारा ही
हम अपने ध्वनि चिन्हों को लिखते हैं और वह लिपि कहलाती है। तो यह बात सही। ख लिखेंगे सही। भोजपुरी क्षेत्रीय बोली कहलाती है, यह बात है सही। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी कराता है, अशुद्धियों को सही करके भाषा को शुद्ध रूप दिया जाता है, वही व्याकरण कहलाता है। तो ये भी आंसर होगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भाषाओं की सही लिपि पर राइट का निशान लगाइए। इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, जर्मनी की भी रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, बांग्ला की बंगला है, इस तरह से उर्दू की फारसी है। तो इस तरह से सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। तो यहाँ पर आप सही लिपि पर निशान लगाएंगे। जैसे संस्कृत की लिपि है देवनागरी और उसके आगे आप राइट का निशान लगाएंगे, देवनागरी। रोमन नहीं है। इसी प्रकार पंजाबी की बांग्ला और गुरुमुखी में से गुरुमुखी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन और देवनागरी में रोमन लिपि है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी है। उर्दू की लिपि फारसी। जर्मन की लिपि रोमन है। जर्मन में रोमन लिपि लिखी जाती है और बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कोई वर्क इनकम्प्लीट ना रह जाए। इसके आगे कुछ शब्द दिए गए, वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को सही करके लिखना है। जैसे क, हम आज ही दिल्ली जाऊंगा। जैसे कि ये सुनने में ही अटपटा सा लग रहा है। हम के साथ जाऊंगा क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। इसके लिए हम लिखेंगे मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा। सही वाक्य होगा मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा। बकरी को काटकर गाजर खिला दो। क्या कभी अगर बकरी को काट देंगे तो क्या वो गाजर खा पाएगी? तो इसलिए यह सेंटेंस गलत है। इसमें थोड़ा सा अदल बदल करके हमें लिखना है बकरी को गाजर काटकर खिला दो। क्योंकि अगर बकरी ही नहीं होगी तो गाजर कौन खाएगा? बकरी को गाजर काटकर खिला दो। अगला सेंटेंस है मेरे को तुम्हारे साथ जाना है। यहाँ पर निरर्थक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मेरे को गलत है, इसकी जगह आएगा मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मुझे
तुम्हारे साथ जाना है। वे लौट आया। यहाँ पर वे तो बहुवचन का शब्द है और आया सिंगुलर यानी कि एक वचन का शब्द है, इसलिए ये अशुद्ध है। हमें इसको ठीक करके लिखना होगा, वह लौट आया। चौथा लिखेंगे हम, वह लौट आया। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बोली और भाषा में अंतर बताइए। बोली और भाषा में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। बोली और भाषा में अंतर। ये हेडिंग है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र बड़ा। जबकि भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। बोली का साहित्य मौखिक होता है। जबकि भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों, अब मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अब आप लोग अपना ये सब वर्क अपनी नोटबुक में मेंटेन करके रखिएगा। घर में रहिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम और लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करिएगा। थैंक यू।